हर स्क्रिप्ट का अपना एक सफ़र होता है। तो चलिए ऐसे ही एक सफ़र पे जिसका नाम है स्क्रिप्ट नामा। हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड सीजन ऑफ स्क्रिप्ट नामा, एक ऐसा पॉडकास्ट जो कहानी के पीछे की कहानी सुनाता है। आज हम सीजन 2 की शुरुआत कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं इस सीजन 2 की शुरुआत इससे बेहतर कर सकता, क्योंकि आज हम जिस सीरीज के राइटर से बात करेंगे उस सीरीज का टाइटल ही हम सबको परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। हम सब जो स्क्रिप्ट नामा से जुड़े हैं, आप सब लोग जो स्क्रिप्ट नामा को सुनते हैं, स्क्रिप्ट नामा को पसंद करते हैं, और वो सभी राइटर्स जो स्क्रिप्ट नामा में आते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं, हम सब के लिए एक परफेक्ट टाइटल है एस्पायरेंट्स। स्क्रिप्ट नामा सीजन 2 की शुरुआत हम अपनी एस्पिरेशंस को याद करते हुए, अपने एस्पिरेशंस की ओर एक कदम बढ़ाते हुए करते हैं और स्वागत करते हैं टीवीएफ के ब्लॉकबस्टर राइटर मिस्टर दीपेश सुमित्र जगदीश सर की। थैंक यू आदेश, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू फीलिंग सर? कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत बढ़िया। एस्पिरेंट सीजन 2 कब आ रहा है? एस्पिरेंट सीजन 2 जल्दी ही आएगा। उस पर अभी काम हो ही रहा है और अभी वो प्रोसेस में ही है, तो आई थिंक आप बहुत जल्दी उसको देखेंगे। तो फ्यूचर में आने वाले सीजन 2 से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। आपके पर्सनल जर्नी के बारे में बताइए कि आप कैसे राइटर बने। राइटिंग में बहुत पहले से ही कर रहा था। इवन मैं जब 11th-12th में था, मैं उस समय पोइट्री लिखता था बेसिकली, और पोइट्री लिखते लिखते मैं गाने लिखने लगा, गीत लिखने लगा। मतलब बेसिकली मैं राइटिंग की शुरुआत मेरी उस तरह से होती है कि पोइट्री लिखते लिखते क्या होता है कि जैसे पोइट्री कई बार सुनाते भी थे, लोग इतना एंगेज होते नहीं थे। मतलब ये कि, और उस समय तो आप कुछ बहुत सैड या फिर कुछ, या तो वीर रस से भरी हुई कविता या प्यार वाली कविता है, या टूटे दिल की जो एक शायरी वाली होती है, उस तरह का लिखते थे आप। कोई दीवाना तो, कहता है। हाँ, तो हाँ, हालांकि मतलब जब वो पॉपुलर हुई, मैं तो उससे बहुत पहले ही मतलब तो मतलब हाँ, मगर उस समय अगर मैं होता तो शायद मैं भी उस पोइट्री का फैन होता। तो वो एक मतलब एक आइडियल पोइट्री होती है जिससे मैं शुरुआत कर सकता। बट उससे पहले मतलब क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो कविताएं बहुत नॉर्मल रही हैं, हमारे सब्जेक्ट में रही हैं। और मुझे क्योंकि पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता था, मेरे मामा हमें हास्य रस की कविताएं सुनाते थे, जैसे ओम प्रकाश आदित्य की और शैल चतुर्वेदी की कविताएं। तो वहाँ से एक जो वो मतलब एक कविताओं का जो राइटिंग का जो है वो सुर समझ में आने लगा था, समझ में आने मतलब मजा आने लगा था उन सब चीज़ों में। तो उस समय कविताएं लिखता था, तो फिर क्या है कि सुनाते रहते तो जो ज़्यादा एंगेज नहीं होते थे। तो ऐसे ही कभी लिखने लगा पहले, फिर मीटर में तो उसको गाने लगा मैं, और गा करके फिर मैं जब सुनाने लगा तो लोग ज़्यादा एंगेज होते थे। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा यार, ये ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है और लोग एंजॉय ज़्यादा करते हैं। तो फिर मुझे समझ में आने लगा, अच्छा मैं बेसिकली पोइट्री नहीं, मैं गाने लिख रहा हूँ एक तरीके से। तो धीरे धीरे फिर थोड़ा सा और उसको गाने की तरफ उसका झुकाव, पहले तो पोइट्री को ही गाना शुरू किया, फिर थोड़ा सा उसको गीत की शेप में फिर ही बनाना, लिखना ही शुरू किया। लेकिन मुझे डायरेक्शन करना था, ये थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा था पहले से ही। हाँ, तो मेरा फोकस बहुत डायरेक्शन पे ही था। फिर मैंने थिएटर शुरू किया। थिएटर करते करते ये रियलाइज होने लगा कि डायरेक्शन करना है। और तो थिएटर में आप क्या करते थे? एक्टिंग? थिएटर में एक्टिंग ही कर रहा था। थिएटर में एक्टिंग ही जनरली होती है, क्योंकि डायरेक्टर बेसिकली कॉलेज में आप करो तो वो तो या तो कोई प्रोफेसर होता है या फिर बाहर से किसी को बुलाते हैं। नाटक भी कोई बाहर का ही होता है। बट बाई चांस मुझे एक मेरे प्रोफेसर थे कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं उनसे बोला कि मुझे वो करना है। तो उनकी एक स्टूडेंट थी एनएसडी में जो पढ़ती थी वहाँ पे उस समय, तो मुझे उन्होंने बोला कि उनसे जाके मिल लो, अगर वहाँ से कुछ हो सकता है। तो उनके जो ग्रुप्स होते हैं एनएसडी के बहुत सारे जो प्लेस वगैरह करते हैं, तो फिर मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक वीके शर्मा सर मिले, तो उनके साथ मैंने थिएटर किया। तो वो थिएटर किया और फिर वहाँ से लगा कि ये शायद कहीं समझ नहीं आया कि कहीं पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। एक्टिंग ही थोड़ा सा ऐसा लगा कि वही हो रही है, लेकिन मैं जो करना चाह रहा हूँ वो शायद हो नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि, और फिल्म स्कूल का उस समय आइडिया था नहीं ज़्यादा, क्योंकि इतना कि, और थोड़ा पता एफटीआई जैसी ऐसी चीज़ एक दो बार कहीं जिक्र सुना था, बट ये नहीं था कि हमारी अप्रोच वहाँ तक हो सकती है। तो मुझे लगा कि यार मैं लिखने का काम ही होगा तो जर्नलिस्ट बन जाता हूँ। और फिर मैंने मास कॉम किया भोपाल में, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से फिर मैंने एमए इन मास कम्युनिकेशन किया। वहाँ पे पहुँच करके मुझे मतलब मेरे पर खुल गए। मतलब कि वहाँ जाने के बाद मेरे प्रोफेसर बहुत अच्छे मिले, और वहाँ पे क्या है कि मुझे पढ़ने को बहुत मिला। मतलब पढ़ते थे, सिनेमा पढ़ते थे, और मतलब मेरी प्रोफेसर जो एक थी उप्पल मैम, डॉक्टर देवेंद्र कौर उप्पल, वो
कमाल की टीचर रही हैं, तो वो जिस तरह से सिनेमा को एक्सप्लेन करती थी, उन्होंने एक्सपोज किया हमको वर्ल्ड सिनेमा से। दोस्त रोशमन उन्होंने दिखाई और बहुत सारी किरा कुरोसावा की फिल्में दिखाई, तो मेरा दिमाग घूम गया वहाँ पर। और फिर बाई चांस हमारे कॉलेज में एक गेस्ट फैकल्टी आई थी एक सेमिनार में, रेखा निगम मैम। रेखा निगम जिन्होंने परिणीता, लागा चुनरी में दाग की स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, तो वो एड गुरु मानी जाती रही हैं। तो वो आई थी और मैंने उनसे बातें की, और तो उन्होंने बोला कि ठीक है बम्बई आओ तो मिलना। तो फिर मुझे एक ऐसा एक हल्की सी उम्मीद दिखाई दी, और फिर मैं मुंबई पहुंचा, और फिर वहाँ पहुंच करके मतलब मैं 1 साल कंप्लीट होते ही फिर मैं इंटर्नशिप के लिए गया। तो वहाँ पे गया तो मैम से मैंने बात किया, और मैंने बोला कि मैम मुझे डायरेक्शन करना है, और मतलब मुझे इंटर्नशिप करना है। तो उन्होंने मुझे प्रदीप सरकार के यहाँ इंटर्नशिप पे भेजा। तो मैंने वहाँ पे 2-3 ऐड किए, इंटर्नशिप ही करा था। फिर वापस आया, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। रेखा निगम मैम के मैं लगातार संपर्क में था, उन्होंने बोल ही रखा था कि बम्बई आना तो मिलना, तो मेरे लिए तो वो मंत्र हो गया था, मतलब जैसे अब बॉम्बे। हाँ, कि पता चल गया अब जाना कहाँ है, किससे मिलूंगा। और लेकिन डर लगता था कि यार बम्बई में कोई है नहीं है। तो बाई चांस मेरे भाई जो बड़े भाई हैं वो नेवी में हैं, तो वो पोस्टेड हुए थे उसी समय मुंबई में। और फिर जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हुआ, भैया को पहुंचे 2 महीने शिफ्ट हुए थे, मैं सीधा मुंबई पहुंचा, और फिर रेखा मैम के साथ मैंने काम किया। फिर मैंने मैम से बोला कि मैम मुझे डायरेक्शन करना है। तो फिर मैंने मैम ने मुझे गजरा सर के यहाँ भेजा, और फिर मैंने गजरा सर के साथ मैंने 10-12-15 ऐड किए उनके साथ। और उसके बाद फिर मैं लगातार सुधीर, क्योंकि मुझे फिल्में करनी थी, मैं सुधीर मिश्रा सर के संपर्क में था। और वो मतलब 1-1.5 साल लगा मुझे उन तक पहुंचने में। मैं रोज कॉल करता था, रोज नहीं मतलब हर 3-4 महीने में मैं उनको कॉल करता था। वो बोलते थे कि अरे उस दिन कॉल करो, फिर मैं उस दिन कॉल करता था, अरे उस दिन कॉल करो, उस दिन कॉल करता था। तो ऐसा करते करते मुझे 1.5 साल लगा। फिर फाइनली मैं सुधीर सर ने मुझे बुलाया, और फिर सुधीर सर के साथ मैंने 5 साल लगातार काम किया। उनके साथ 4 फिल्में की, 1 फिल्म बन नहीं पाई, और 1 शॉर्ट फिल्म और 2 फिल्में उनके साथ मैंने की। तो फिर मैं टीवीएफ में एक अपॉर्चुनिटी, टीवीएफ में पूरा एक कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसमें आई थिंक कुछ ऑल इंडिया से ही लोगों ने एप्लीकेशंस भेजे थे। तो अकेला आई थिंक मैं था, शायद एक और दोस्त था, तो वो मुंबई से थे, बाकी सब ऑलमोस्ट बाहर से ही आए थे, और काफ़ी यंगस्टर्स थे। तो टीवीएफ ने कॉम्पिटिशन, तो उसमें फिर मेरा राइट क्लब करके एक उन्होंने ग्रुप बनाया था, क्लब बनाया था टीवीएफ में। तो मैं राइट क्लब में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मैं केवल 6 महीने के लिए टीवीएफ में गया था कि 6 महीने अपने आप को चेक करूंगा, उसके बाद बाहर निकल के अपने आप को फिर डायरेक्शन में ही आना है, और पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। लेकिन जब मैं पहुंचा टीवीएफ में तो दुनिया बहुत अलग थी। जैसा हमने बाहर देखा था मैंने, जिस तरह से काम होता है, टीवीएफ एकदम ही अलग दुनिया थी। मतलब राइटिंग पे जितना काम होता है वहां पर, और जिस तरह से मतलब सब लोग फीडबैक देते हैं। एक कोई आप स्क्रिप्ट लिखे तो पहले तो, अब थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी सारा काम हो रहा है तो इतना ज़्यादा लोग सब बिजी होते हैं। उस समय तो ये था कि मतलब एक स्क्रिप्ट आप सुना रहे हो तो 30-40 लोग भी बैठते थे कभी कभी उस फीडबैक के लिए, नरेशन के लिए। डर भी लगता था, अरे इतने सारे लोग सुन रहे हैं, इतने सारे थॉट हैं, क्योंकि आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। तो वो, और उससे होता फायदा ये होता था कि आपको एक एहसास हो जाता था कि यार जब इतने सारे लोगों को, इतने अलग अलग तरह के लोगों को, आप अलग अलग तरह के व्यूज के लोगों को आपको स्क्रिप्ट सुनाते हो, तो मैक्सिमम लोगों को अगर कोई चीज पसंद आ रही है तो वही रेशियो अगर ऑडियंस में बिठाएं तो वो ऑडियंस में भी वर्क कर सकती है। और यही राज शायद टीवीएफ का रहा है कि वो ऑडियंस में टीवीएफ की कहानियां इतनी वर्क करती, क्योंकि यहाँ पे एक फीडबैक का कल्चर काफी रहा है टीवीएफ में, मतलब स्क्रिप्ट सुनाने का कल्चर काफी रहा है। सो एस्पेरेंट्स का आइडिया कब आया? ये कहानी आपके पास पहले से थी, या जब आपके पास ब्रांड आया तब आपने कहानी पे काम करना शुरू किया? नहीं, ये बेसिकली मैंने एक स्केच लिखा था, रबीश की रिपोर्ट यूपीएससी की तैयारी। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो वो स्केच हमने जब किया और वो काफी पॉपुलर हुआ, तभी दिमाग में थोड़ा सा ये तो हो गया था कि यार इस पे कुछ करना चाहिए इस पे। तो फिर ये हुआ कि फिर चलता रहा यूपीएससी एस्पायरेंट ऑन डेट जीतू के साथ, जितेंद्र कुमार। तो जीतू के साथ तो वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था। वो अभी भी उसकी कुछ 21-22 मिलियन व्यूज है, शायद 20 मिलियन व्यूज है। तो वो फिर और बड़ा हिट हुआ। तो फिर ये रियलाइज हो गया था कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये यूपीएससी पे करना चाहिए। और मेरे कुछ दोस्त थे और मैंने उनकी लाइफ तो देखी ही थी। तो फिर ये था, और फिर उसमें ये था कि इंटरनली भी कुछ बातें चली रही थी, और फिर मेरे पास भी एक छोटा सा एक ये था कि यार इस पे करना चाहिए। उधर से जो शेरी है जो कि क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं टीवीएफ में, तो वो भी उन्होंने भी बोला, मैंने उनको भी बाउंस किया और उन्होंने बोला कि हाँ यार इस पे करते हैं। तो हम दोनों की सहमति बनी। और फिर हरमन एक दोस्त है जो डायरेक्ट कर रहा था, तो हर कुछ कारणों से हरमन फिर कर नहीं पाया। तो
तो ये वक्त तो फिर हमने वो टीम बनी हमारी और फिर हमने करना शुरू किया। तो फिर मैं और हरमन बैठ करके, वो करते थे, हरमन डायरेक्टर था, मैं लिखता था, तो हम वो मैंने शुरू किया और फिर एस्पिरेंट का फिर सबके सामने आया और कोविड के टाइम फिर 1 साल रुक गया वो। तो इस तरह से एस्पिरेंट का पूरा आइडिया पनपा। तो एस्पिरेंट्स की स्टोरी के लिए आपका रिसर्च कितना चला और कैसे हाँ, आपने मैंने रिसर्च यार किया? काफी उसमें रिसर्च किया। मतलब मैं राजेंद्र नगर गया, राजेंद्र नगर काफी घूमा वहां पर, और मतलब मैं राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और आसपास के और एरियाज में वहाँ घूमता था, लोगों से मिलता था, लोगों से बातें करता था। तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और टीचिंग भी कर रहे हैं, है ना। जैसे कि एसके का जो कैरेक्टर था, जो खुद अटेम्प्ट भी दे रहे और पढ़ा भी रहे होते हैं। तो ऐसे एक्चुअल लोग मिले वहाँ पे मुझे। अच्छा, मतलब हाँ। यूट्यूब पे इंटरव्यूज काफी देखता रहता था, जो मॉक इंटरव्यूज बहुत आते हैं, तो वो सुनता रहता था। मेरे को तो वो एज अ फिल्म जैसे ही लगते थे। अभिलाष, गुरी, एसके और धैर्य और संदीप भैया, ये 5 कैरेक्टर है, प्राइमरी कैरेक्टर्स, हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स लेके चलते हैं। सबसे ज्यादा टफ आपके लिए कौन सा कैरेक्टर आर्क था? किस कैरेक्टर के बारे में लिखना आपके लिए सबसे टफ था? अभिलाष ही काफी टफ था, क्योंकि अभिलाष क्या है कि बहुत कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है ना। He's confused, he is very passive aggressive. हाँ, मतलब वो बहुत, वो ना मुझे वो बहुत, जैसे मुझे मेरे जैसा भी लगता है एक तरीके से। मैं भी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हूँ। मतलब क्या है कि मैं तुरंत अचानक से बहुत जोश भी है और बहुत जल्दी पैनिक भी हो जाता है, बहुत जल्दी सॉल्व भी कर लेते हैं, और वो पता है जिंदगी में करना क्या है। हाँ जी। लेकिन छोटी छोटी गलतियां भी होती ही रहती, करते रहते, जर्नी के साथ साथ सीखते ही रहते हैं। मतलब मैं एग्जैक्टली शायद वैसा नहीं हूं, बट मैं उसकी मेंटेलिटी को समझ सकता हूं। तो अभिलाष ही क्योंकि वैसा है ना, तो इसे बहुत, अभी उसका वो सपना है, वो पहले प्यार में पड़ता है, गर्लफ्रेंड को छोड़ भी देता है, तो उसके लिए वो जो एम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैरेक्टर है, और वो पूरा जो कैरेक्टर है, वो जो जर्नी है, वो कविता है उसकी जो लास्ट में आती है। वो जो कविता है अपना अंतिम ऊंचाई जो कविता है, तो वो पूरी जर्नी जो है अभिलाष की, वो कविता है। दुर्गम कैरेक्टर को एकदम पकड़ के डिस्क्राइब करती है कि इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी है, इसके अंदर एस्पिरेशन भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नेगेटिव्स भी है। एग्जैक्टली, वो कविता वही अभिलाष है। तो उसका जो कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, वो पूरी वो कविता है। मुझे सबसे जो प्यारा कैरेक्टर लगता है, वो मुझे संदीप भैया लगते हैं, क्योंकि संदीप भैया मेरे एक सीनियर होते थे। जो मतलब हमारे संदीप भैया होते थे भोपाल में, शैलेंद्र उनका नाम है, शैलेंद्र सिंह। वो भी आई थिंक प्रोफेसर हैं मध्य प्रदेश में कहीं पर। वो हमें वैसे ही थे संदीप भैया। हम जब जर्नलिज्म कर रहे थे भोपाल में, तो हमें किताबें पढ़ने को देते थे। उनकी 4 किताबें अभी मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने दोस्तोयेवस्की की मुझे बहुत किताब दी थी, और मैं मतलब मुझे वो पढ़ना है, उन्होंने किताब मुझे वो दी थी, युद्ध और शांति, दोस्तों की किताब है, बहुत फेमस बुक है, और मैं वही किताब नहीं पढ़ पाया, लेकिन बहुत रशियन लिटरेचर पढ़ा, तो वो दिया था। तो उनकी वो किताब मेरे पास है। तो वो ऐसे ही थे, मतलब वो हमको जब होते थे ज्ञान देते थे। सबसे प्यारा कैरेक्टर मुझे संदीप, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हाँ। और बाकी के एसके का कैरेक्टर या फिर जो घर मालिक है, हाँ। उनका कैरेक्टर, धैर्य का कैरेक्टर, हाँ। मतलब धैर्य का प्रेजेंस काफी कम है, हाँ। बट जितना है काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो वो कैरेक्टर आपने कैसे लिखे? हाँ, वो तो जैसे कई बार तो वो होता है कि मतलब कुछ तो कैरेक्टर आपके दिल से निकलते हैं, कुछ आपकी जरूरत होते हैं। अब ये अगर कोई ग्रामर समझना चाहे, अगर राइटिंग की या एक फिल्म की, सिनेमा की, बहुत सारे हर चीज आप फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कुछ कैरेक्टर बनाते हो ना। अब ये कहते हैं कि अरे सारे ही कैरेक्टर दिल से निकले होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कुछ कैरेक्टर दिल से नहीं होते, फिर कुछ कहानी को जस्टिफाई करने के लिए एक कैरेक्टर जुड़ता जाता है। 3 दोस्तों की कहानी होनी है, ये क्लियर था कि, क्योंकि क्या है कि अब इसमें भी एक ग्रामर है, एक फॉर्मूला है कि क्या है कि अगर 2 दोस्तों की कहानी होगी, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। 3 दोस्तों की कहानी में कॉन्फ्लिक्ट के कुछ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। इसलिए दुनिया में अगर आप देखोगे बहुत सारी 3 दोस्तों की कहानी है, बहुत सारे दोस्तों की 3 कहानियां। तो ये भी था कि हम उसको भी सिंपल रखना चाहते थे कि यार लाइन, मतलब फर्स्ट थॉट क्लियर होगा, तो 3 दोस्तों की कहानी है और यूपीएससी पर बेस्ड है। तो ये पूरी वो था। तो अब उसमें क्या है कि उससे ज्यादा अगर आप कर दोगे तो फिर आप बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये शायद किसी ने सोच के ही बनाया है फॉर्मूला कि 3 ही दोस्त के होते हैं। एसके का जो कैरेक्टर था, वो मैं बताया, जैसे मैं जब एक टीचर थे जो मतलब जो मुझे पढ़ा भी रहे थे, और हाँ, राजेंद्र नगर में मिले थे, जो पढ़ा भी रहे थे और खुद एस्पिरेंट भी थे, तो उनके साथ मैं वॉक करते उनसे बातें करता था। तो वो टीचर, तो फिर वो आया था कि यार एक बंदा होना चाहिए जो अपना अटेम्प्ट भी दे रहा है और टीचर भी है। तो फिर धीरे धीरे एसके का कैरेक्टर, तो फिर उसका बैकग्राउंड भी दिखाना जरूरी था, तो वो था। और फिर एक दोस्त भी बना, गुरी, तो एक ऐसा थोड़ा बिंदास टाइप का, जो हल्का सा थोड़ा कम सीरियस होता है, लेकिन अच्छा दिल का बहुत अच्छा दोस्त होता है। तो एक वो उस तरह का कैरेक्टर वो आया। और फिर धैर्य ये था कि एक
कुछ चाहिए जो अभिलाष को जो अभिलाष के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजोल्व करे, है ना। और वो फिर मुझे लगा कि एक महिला से अच्छा वो कोई नहीं हो सकता, है ना। और कोई एक समझदार लड़की मुझे लगता है कि अच्छे गधों को सुधार सकती है। तो फिर मुझे लगा कि ये कैरेक्टर धैर्य का होना चाहिए और फिर वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो फिर धैर्य इस तरह से आई। तो ये अब देखो, ये अभी कहानी के सब लगते हैं, लेकिन अगर इनसे ग्रामर में जाए, अब क्योंकि हम यहाँ स्क्रिप्ट की बात करें, स्क्रिप्ट नाम है, तो हम इसके टेक्निकल पार्ट से भी बात कर रहे हैं कि कुछ कैरेक्टर्स जो है जो टेक्निकली भी चीजों को रिजोल्व करने के लिए भी फिट होते हैं। हाँ जी। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे एक कैरेक्टर जुड़ता चला गया। संदीप भैया भी ऐसे ही निकले कि भाई एक कोई होगा कि जब अच्छा अभिलाष के कॉन्फ्लिक्ट कौन रिजोल्व करेगा, तो संदीप भैया होने चाहिए। अभिलाष के जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कौन रिजोल्व करेगा, उसकी साइकी को कौन रिजोल्व करेगा, तो शायद एक प्रेमिका होनी चाहिए। हमने एस्पायरेंट की कहानी पे बात की, हमने एस्पायरेंट्स के किरदारों पे बात की। अभी हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसके बाद हम एस्पायरेंट्स के स्क्रीन प्ले के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, वी विल बी बैक सून। आपने सीन्स कैसे क्राफ्ट किए, आपने इस पूरे स्क्रीन प्ले को कैसे क्राफ्ट किया? जनरली इसमें एक मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया था वापस से, कि पहले ये था कि वही जो होती है ना, ये अब यहाँ से इसकी जर्नी शुरू हुई है, ये बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल, ये वाला मुद्दा ही नहीं रखते बनेगा नहीं बनेगा। फर्स्ट सीजन में बता देते बन चुका है। हाँ जी, फर्स्ट सीन में बता देते बन चुका है। तो अब कहानी क्या होगी, तो वो कैसे होगा। और जब मैंने फिर जैसे ये पलटा तो मेरे फिर प्रकाश उड़ गए कि फिर मेरा सब कुछ हिल गया। फिर थोड़ा और फिर ये सब कुछ तो नहीं, बट ये है कि यार वो स्ट्रक्चर पूरा हिल गया। हाँ जी, फिर से कि यार अच्छा ये पहले ही पता चल गया, तो फिर आप कहानी फिर किस पे होल्ड करोगे। बिल्कुल, तो कुछ तो चीज चाहिए फिर। तो फिर क्या है कि फिर ये है कि यार इस इमोशन पे हमको होल्ड करना है कि दोस्तों के बीच तनाव है, कुछ इश्यू है, वो क्या है, इस पे फिर कहानी को होल्ड करेंगे। अब वो ये भी डर था कि पता नहीं अब इस पे होल्ड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अब इसमें इसको बिल्ड कैसे करेंगे, तो फिर वो इसको बिल्ड करना, और कि फिर उसको बिल्ड कैसे किया कि किस चीज पे अटकेगी चीज, फिर कहाँ अटकेगा, फिर कहाँ एपिसोड्स के हुक पॉइंट्स आएंगे, कहाँ क्लिफ हैंगर बनेंगे, और टॉपिक के हिसाब से फिर टॉपिक कुछ आगे पीछे करने पड़े, फिर चीजों को रिदम वापस से सारा पूरा हिल गया। सब कुछ वही था, कहानी वही थी, पर पूरा रिदम आगे पीछे पूरा हिल गया। स्क्रीन प्ले में आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। वो पूरा हो गया। वही ब्रेकअप के सीन के टाइम पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है मेरा, वो धैर्य उठ के चले जाती है और चाय का कप फुल होता है, उसके पीछे क्या ये था, मतलब कुछ थॉट था या वो? हाँ, मतलब वही है कि छूट गया, मतलब अच्छा कुछ छूट गया पीछे। मतलब अब जो कुछ जैसे वो गाने का भी मतलब वही है कि मोह भंग हो गया एक तरीके से ना। तो मे भी शायद वो जो कुछ था हमारे बीच, मतलब जो कंप्लीट होना था, चाय का कप वो पूरा होना था, और तो वो छूट गया। और मुझे, और ये बेसिकली ये अप्पू का आइडिया था, ये मैंने स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था, ये मुझे याद भी नहीं लिखा हुआ, पर मुझे जहां तक लगता है, मुझे लगता नहीं है कि लिखा होगा, ये नहीं लिखा था। तो इसमें क्या है कि वो एक अच्छा रेफरेंस था। तो जो अप्पू है, तो उसने फिर ये शूट किया है कि वो 4 चीज कॉस्ट्यूम हमको बताएगा और 50 चीज प्रोड्यूसर हमको बताएंगे। तो ये सब मिलके ही बनता है। इवन सब लोग पूरी टीम, हाँ वो पूरी टीम बनाती है। एक आदमी फिल्म सिनेमा नहीं बना सकता। जब आपने इसकी स्टोरी लिखी, स्क्रीन प्ले लिखा, तो क्या आपने सॉन्ग्स के सिचुएशन भी सोच कर रखे थे? नहीं, सॉन्ग हमने बाद में डिसाइड किए, और ये जरूर था कि सॉन्ग करेंगे हम, क्योंकि मुझे भी सॉन्ग बहुत पसंद है, अप्पू को भी सॉन्ग बहुत पसंद है। हम थोड़े आपने लिखे भी है शायद? हाँ, मैंने 4 गाने उसमें लिखे हैं। आपके स्क्रीन प्ले में एक और चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो ये है द यूज ऑफ सेटअप एंड पे ऑफ। आपने एपिसोड 2 में बताया कि उसको चश्मा लेके दिया, उसने आपने उसको लास्ट तक यूज किया जब वो डस्टबिन में डालता है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, आपने संदीप भैया को री इंट्रोड्यूस किया एज अ वेरी गुड क्लोजर टू देयर रिलेशनशिप। तो ये मतलब एज अ राइटर हमने कैसे सोचना, अप्रोच कैसे करना चाहिए? नहीं, ये मतलब वही है कि आप जैसे क्या है कि कहानी का एंड पहले पता होना, मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि बहुत तरीके से लिखी जाती है, कहानी का एंड आपको पहले पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि कहानी का एंड शायद जैसे कि वो कविता है और उसका दोस्तों के साथ मिलना है, और उसका ये समझ में आना है कि नहीं यार, गिव अप नहीं करना है एक तरीके से, है ना। तो गिव अप नहीं करना, और अपने दोस्तों के पास वो वापस लौटता है उस लड़ाई झगड़े के बाद भी, और उसके क्या क्या सिंबल हो सकते हैं, उसने क्या क्या चीजें छोड़ दी। ओके। तो फिर वो चीजें आती हैं, जैसे कि संदीप भैया का वापस लौटना, जो उसको ये रियलाइज कराता है कि तेरे को वापस जाना चाहिए। उसका चश्मे का को फेंक देना या छुपा लेना, वो एक होना चाहिए। तो फिर अगर वो चीज ऐसी है,
तो फिर उसके पे ऑफ पीछे, मतलब तो उसकी अगर यहाँ पे ये इसके पे ऑफ निकलने हैं तो उसको आपको प्लांट करना होगा पीछे, और फिर उसको कहानी का हिस्सा बनाना जरूरी है, और उसको इतना रेलेवेंस हिस्सा होना, इतना रेलेवेंट होना जरूरी है कि ताकि वो जिस भी एपिसोड में जहां भी आए वो ऐसा लगना चाहिए अरे इसी सीन के लिए इसकी जरूरत थी। एग्जैक्टली ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये आइडियल सिचुएशन है, कई बार हम कोई भी राइटर नहीं कर पा रहे हो पाता है, बिकॉज ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कई बार टाइम की कमी होती है, कई बार बहुत सोचते हैं तो कुछ नहीं क्रैक होता है, बट ये होता है। जैसे कि क्या है कि जैसे कि कई बार क्या, आपको कोई चीज आपने पहले एंड में आपने वो चीज की है, लेकिन अगर आपको प्लांट पहले करनी है, अगर वो ऐसा लगे कि अरे ये चीज यहाँ पे क्यों हुई, एक तरीका ये भी होता है ना, बट वो लेकिन एक इमोशन रिलेशनशिप के साथ हो सकता है। लेकिन यार ये चश्मा यहाँ पे क्यों आया, अगर वहां पे उस चश्मे की अपनी जगह नहीं है ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या था, ये क्यों था, इसको अगर काट दे तो क्या फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो हम अक्सर ये, जैसे कि मेरा अक्सर रिवीजन रहता है, और मे भी शायद बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे क्रिएटर्स का ये रहता ही होगा कि हम जैसे जब भी लिखते हैं तो वो करते हैं कि अरे अगर ये सीन हटा दे तो कहानी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम ये इस नजर से पहले बार वो लिखने के बाद देखते हैं कि इसको काट दे दो, और जो लगता है ना इससे कहानी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इमीडिएटली काटते हैं उसको। फिर हमको दुख एडिट पे काटने में बहुत होता है, पर लेकिन उस समय हम काट रहे होते हैं, इसको हम काट सकते हैं क्योंकि इससे कहानी अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो शायद ये चीज बोर कर सकती है ना। तो ये वो वैसी वाली चीज है। हालांकि ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार कहानी में कुछ जरूरत नहीं होती, लेकिन वो सीन पे सीन बिल्ड हो रहे होते हैं, और कई बार होते हैं, बहुत सारी हमारी फिल्में ऐसी बनी है हर जगह, बाहर भी और इंडिया में भी, तो वो होता है कई बार उन चीजों को मजा आ रहा होता है क्योंकि मजे आ रहे होते हैं। नाउ दैट वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, जाने से पहले मैं सिर्फ 2 ही सवाल पूछूंगा एंड देन वी विल रैप द शो। जो एक सवाल जो शायद आपको सभी लोग पूछते होंगे कि भाई टीवीएफ की राइटर्स रूम को ज्वाइन कैसे किया जाए, तो एक उसका एक जवाब दे दीजिए, और ऐसी कुछ फिल्मों या सीरीज के नाम बताइए जो राइटर्स ने देखना बहुत इम्पोर्टेंट है या बहुत ज़रूरी आपको लगता है। टीवीएफ में तो सिंपल है, मतलब टीवीएफ में आप अप्रोच कर सकते हैं, मतलब टीवीएफ में अगर आप संपर्क करेंगे तो एक ईमेल आईडी वहाँ से मिलेगा जहाँ पे आप एचआर से या फिर कंटेंट स्ट्रेटेजी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं राइटर्स, है ना। और उनसे वहाँ पर वो फिर आगे का प्रोसेस बताएंगे कि कैसे, या तो मीटिंग करेंगे, है ना। और कभी भी अपना आइडिया या शेयर नहीं करना है या कुछ शेयर नहीं करना है, बस अपना, अब उनसे पहले मिलिए, बात करिए, मतलब उनको मेल करिए, या फिर अगर फ़ोन पे बात होती है तो वो नंबर शेयर करेंगे। तो फिर उसका एक प्रोसेस है कि जब वो, अगर कोई बाहर से केवल काम करना चाह रहा है, तो जैसे कि कोई बाहर से अगर कोई अप्रोच करना चाह रहा है अपनी कहानी पे या वो, तो वो एक तरीका है। जो कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसका भी वही तरीका है कि ज्वाइन करना चाह रहा है तो एचआर से बात करे, वो ईमेल आईडी मिलेगा कि मुझे एज अ राइटर ज्वाइन करना है, एज अ डायरेक्टर ज्वाइन करना है, या किसी और डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है, तो वो अप्रोच कर सकते हैं। फिर उनसे बात की जाएगी, उनका रिज्यूमे और उनका इंटरेस्ट और उनकी चीज़ें उनसे बात करके ही समझ में आएगा। और शुरुआत, अगर आप एज अ राइटर आ रहे हैं तो आपको शुरुआत स्केचेस से करनी होगी। मतलब आप छोटे छोटे स्केचेस करेंगे, आपने बाहर, अब वही कोई सीनियर है तो फिर वो तो आप डायरेक्ट भी कम कर सकते हैं उनके साथ काम। अगर कोई नया है और जो जुझारू है, अच्छा कर रहे हैं, तो शुरुआत से होगा, तो ताकि एक बेस लेवल पे एक राइटिंग का प्रैक्टिस थोड़ा सा हो। तो आप पहले स्केचेस लिखेंगे, स्केचेस लिखते लिखते फिर आप पहले एक मतलब शायद कुछ लोगों के साथ स्केचेस लिखेंगे, एक टीम होगी, 2 लोग होंगे, स्केच लिखेंगे, या कभी आप अकेले स्केच लिखेंगे, फिर आप अकेले स्केच लिखेंगे, फिर उसके बाद आप शायद मिनी सीरीज करेंगे जो छोटी सी 3 एपिसोड की सीरीज होगी, या फिर कुछ लंबे स्केचेस होंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब आप, ऐसा सबको लगने लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहा है, तो फिर धीरे धीरे आप खुद भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लोगे और लोगों का भी आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, फिर आप शोज करेंगे। तो ये जर्नी है। सेम ऐसे ही डायरेक्टर्स के साथ है, तो आप पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बनोगे, आप बहुत सारे असिस्ट करोगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आप सीखोगे। तो ये पूरा तरीका है टीवीएफ में घुसने का, और सिंपल है, ज़्यादा कोई मैथमेटिक्स नहीं। टीवीएफ में सिफारिशें नहीं चलती, और मतलब आप काम आता है तो आप काम करिए, मस्त करिए, और आप मतलब आप अगर अच्छा करेंगे तो मतलब बहुत स्कोप है। मतलब वो, मतलब अब ये होता है कि बहुत सारे कमर्शियल दबाव डेफिनेटली होते हैं कि उसी बजट में करना है, इतने ही पेजेस में करना है। ये है क्योंकि हम एक कंपनी है, तो उस तरह की चीज़ें भी हैं, और इतने सारे लोग हैं, और इतना सारा काम है, तो उतने रिसोर्स के साथ, उतनी तेज़ी के साथ भी करना होता है। कई बार जैसे हमारे ब्रांड्स हैं, है ना, हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो जिन ब्रांड के साथ हम काम करते हैं, तो उनकी डेडलाइंस हैं, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि उनका कोई
ब्रांड एंडोर्समेंट है या फिर उनका कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो हमें उससे पहले वो चीज़ देनी है ना। तो जो स्केचेस में ज़्यादातर होता है तो वो करना है तो उनकी डेडलाइन है, तो उस टाइमलाइन में करना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे कमर्शियल टाइम के दबाव होते हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि राइटर के लिए अच्छा होता है। वो भी अगर वो सीखता है तो उस तरह की चीज़ें भी होती है कि दबाव में थोड़ा सा होता है यार, मेहनत तो लगेगी भाई, वो तो वैसा नहीं है वो, मतलब बहुत प्रेशर होता है टीवीएफ में काम का। तो वो कर दो, वो भी आप एक राइटर की प्रैक्टिस होगी, फिर आप जल्दी लिखना भी जल्दी क्रैक करना भी सीखते हो, तो वो राइटिंग का ही एक प्रोसेस ही है। तो वो हर तरह के वहाँ पे काम होंगे। बाकी रिकमेंडेशन तो मुझे लगता है कि मुझे तो ये लगता है कि एक तो राइटर्स हुआ या किसी भी क्रिएटर को सभी कुछ देखना चाहिए, अच्छा हो बुरा हो। और बुरा तो क्या होता है कि लोग बनाना तो अच्छा ही चाहते हैं, कई बार चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, कुछ वो नहीं होती हैं, तो बट लेकिन ये है कि हर तरह का देखना चाहिए। और अब मुझे लगता है कि वर्ल्ड सिनेमा भी डेफिनेटली देखना चाहिए, मतलब जो इंडियन सिनेमा और हॉलीवुड से थोड़ा अलग हो, जिसमें अभी हालांकि ना ये ईरानियन सिनेमा बहुत कम हो गया है। आई थिंक कोई बनी नहीं रही शायद ईरानियन फिल्में, नहीं तो पुरानी ईरानियन फिल्में देख सकते हैं आप, बाहमन गोबैदी को देख सकते हैं आप उनकी, और आप माजिद मजीदी तो हैं ही, उनको देख सकते हैं। और तो ये इन लोगों की पिक्चरें देखी जा सकती हैं, इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, रूटेड होती हैं, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे मुझे जो पसंद है, मुझे लगता है कि मुझे सत्यजीत रे की सिनेमा बहुत अच्छा लगता है, उनकी स्क्रीन प्लेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी फिल्में देखी जानी चाहिए। पथिर पंचाली मेरी फेवरेट फिल्म है। हॉलीवुड की क्लासिक्स देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शॉशैंक रिडेम्पशन देखी जानी चाहिए, और वो कमाल है। अकीरा कुरोसावा की फिल्में देखी जानी चाहिए, वो कमाल है। सलीम जावेद की फिल्में देखी जानी चाहिए, कमाल के स्क्रीन प्ले है। मतलब मुझे लगता है कि वो, उनको क्या कहें, मतलब वो मॉडर्न राइटिंग के, मतलब मे बी उन्होंने शायद उसको और प्रोफेशनल बनाया, और शायद उसको एक तरीके से, अगर मतलब एक तरीके से फॉर्मूला भी दिया कि यार राइटिंग भी एक तरीके से ग्रामर है, एग्जैक्टली ज्यादा क्रिएटिव है डेफिनेटली, क्योंकि उस ग्रामर में आपको क्रिएटिव खेलना पड़ता है, बट उन्होंने उसको ग्रामर भी, मुझे लगता है कि हालांकि उन्होंने भी डेफिनेटली हॉलीवुड और वो पूरे दुनिया का सिनेमा देख करके ही वो सीखा होगा। वो तो ये तो क्योंकि लगातार एक प्रोसेस आता है, किसी का अपना नया बहुत कुछ होता है, वो एक लगातार प्रोसेस से ही एक लेवल से कैसे चीजें बढ़ती जाती हैं। किसी ने रॉकेट का इतना सा पार्ट बनाया तो उसी रॉकेट से उसने फिर एक पूरा सैटेलाइट बना दिया, सैटेलाइट से कुछ और बना दिया, ऐसा ये प्रोसेस चलता है। पर सलीम जावेद के स्क्रीन पे देखे जाने चाहिए डेफिनेटली। दीवार, शोले कमाल की फिल्में हैं, तो ये है। और शॉशैंक रिडेम्पशन डेफिनेटली, और सिटी ऑफ गॉड देखी जानी चाहिए, वो बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले है उसका। थैंक यू दीपेश सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम एंड सच इंसाइटफुल लेसन्स। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। अरे थैंक यू सो मच यार, मेरे को भी बहुत मजा आया, और अच्छा है स्क्रिप्ट पे बात हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, बड़ी डिटेल में बातें हो रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। Thank you for listening to our episode. We hope you enjoyed it and found some answers and insight. If you liked it, please subscribe the show and share it with your friends. You can also follow us on Instagram for regular updates. Details mentioned in the description. Thank you for your time.